लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली थी। अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड उनके एग्जांपल्स, है ना, ध्यान है। जैसे एसिड बेस कौन सी कैटेगरी का था बेटा? इरिवर्सिबल, ऑलमोस्ट कंप्लीट, इंस्टेंटेनियस होता है, आपने ऐड किया नहीं कि रिएक्शन खत्म। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल। अच्छा, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्सिबल होना है तो उसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या देख करके देखते हैं? हाँ, एक तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए, दूसरा एक्टिव प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, है ना, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल भी एक्टिव होने चाहिए। ध्यान है ना, डेल्टा जी का वैल्यू इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होता है? लेस देन 0, नेगेटिव होता है, तभी तो वो स्पॉन्टेनियस है अपने आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। और डेल्टा जी का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? 0, राइट, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। इन सब चीजों के लिए उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के रेट का क्या मतलब है कि भाई देखो, एक तो है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, दूसरा कितने समय में कंप्लीट हो रहा है। जब आप उसको मॉनिटर करने लगते हो कि कितना कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज आ रहा है, तो वही हमें रेट के बारे में बताता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लूज सेंस में हम ऐसा समझते हैं। अच्छा, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रेट भाई दोनों तरफ से होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ का रेट होगा। अच्छा, रेट का जनरल एक्सप्रेशन क्या था? तो रेट का जनरल एक्सप्रेशन मैंने बताया था, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई रिएक्टेंट, या फिर अगर प्रोडक्ट हो टू द पावर एन। एन क्या होता है भाई? हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अगर दो रिएक्टेंट है तो आर हो गया, मान लो R1 R2 ले लिया, उन पे पावर एन एन एम कर दिया मैंने। आप समझ रहे हो ना? कहने का मतलब अगर ए प्लस बी फॉर्मिंग सी एंड डी हो, तो रेट ऑफ, जैसे मैंने ये जनरल रेट का एक्सप्रेशन लिखा है, वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? के की जगह के एफ हो जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड इनटू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी। ये बी क्या है भाई? स्मॉल बी क्या है? इसका कोएफिशिएंट। और एक्टिव मास और कंसंट्रेशन में डिफरेंस मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि बच्चों, अगर सॉलिड होता है तो उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए उनके एक्टिव मास को हम 1 लेते हैं। लिक्विड इन लार्ज एक्सेस अगर कभी हो गया तो उसका भी एक्टिव मास 1 ले लेते हैं, याद है ना? तो ऐसे करके हम लोगों ने देखा था। और उसी तरीके से आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? के बी इंटू, अब ये इनके लिए रिएक्टेंट हो गए बैक आने के लिए, तो सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, इसके बाद एक और स्टेप कराया था मैंने आपको, के के बारे में समझाया था, रेट कांस्टेंट। बताओ, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इज इक्वल टू ए, मतलब आरएनएस कांस्टेंट, या इसका और क्या नाम था? प्री एक्सपोनेंशियल, इससे पूरा जबान पे रहना चाहिए ना, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इनटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जहां पे बच्चों ए को प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं और इसको हम दूसरा नाम क्या दिए थे? आरएनएस। ये इक्वेशन कौन सा है? आरएनएस इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट। ठीक है, ई एक्स पी माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां तक क्लियर है? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? प्यारे बच्चों बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो देखो, रिएक्शन को कैसे समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन होता कैसे है? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्टफुल कोलिजन, इम्पैक्टफुल एंड ओरिएंटेड कोलिजन की वजह से, यही ना? बोलो, इफेक्टिव कोलिजन की वजह से। अब ये इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है कि भाई दो मॉलिक्यूल आपस में आ तो रहे हैं, बट अगर मान लो इतने कम एनर्जी से टकरा रहे हैं कि उनके आपस में बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसलिए मैंने बोला था इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए या इम्पैक्टफुल कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, इम्पैक्टफुल कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो वहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि एक तरह का बैरियर है जो रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को प्रोडक्ट फॉर्म में स्टेबल करता है, यही है ना? तो बेसिकली जब मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन है, जब उनके बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो वहां पे भी। तो
हम लोगों ने इंडो एंड एक्सो का रिएक्शन मैप देखा था, पोटेंशियल एनर्जी का मैप देखा था, एनर्जी का मैप देखा था। तो अगर मान लो रिएक्टेंट ये है, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी हाई या रिएक्टेंट की एनर्जी हाई? रिएक्टेंट की एनर्जी लो होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी। ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। अच्छा, ये कैसे आपने बोल दिया सर कि प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी? क्योंकि बताओ आप रिएक्ट, ध्यान से सुनो, डेल्टा एच क्या है? R2P का। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? हमने कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हीट सप्लाई किया, एनर्जी दिया, तो बताओ सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ गई ना। और वो सिस्टम में अब है कौन? आर है ही नहीं, अब तो पी हो गया। अरे समझ में आ रहा है? इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी। इंडोथर्मिक में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है रिएक्शन, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके करता क्या है? अपने सिस्टम के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट रहती है उनकी एनर्जी को एलिवेट कर देगा। तो यही तो हुआ, इंडोथर्मिक में रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट की। और बच्चों बताओ अगर एक्सोथर्मिक हो जाए तो? बिल्कुल, मतलब क्योंकि उसमें तो सर आर से पी जाने में डेल्टा एच नेगेटिव, कहने का मतलब इसने अपनी एनर्जी निकाली, बाहर फेंकी। तो जब बाहर ये थ्रू आउट कर रहा है एनर्जी, तो डेफिनेटली अपने सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, तभी तो ये आर है, ये पी है, तो ऐसा होगा। ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट्स आर बेटर, सॉरी लोअर, मतलब यहां बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। यहां कौन ज्यादा स्टेबल है? रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, हालांकि स्टेबल दोनों ही होते हैं, वो रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जीज ओनली बोलने की बात है। अच्छा, यहाँ पे फिर आप आर से पी जा रहे हो, तो बताओ ये वाली एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो फर्क क्या है? ये बैकवर्ड, प्रोडक्ट से अगर किसी को रिएक्टेंट पहुंचना हो तो यहां तक कम से कम पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही आ सकता है। बोलो। इसी तरीके से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट पहुंचना हो तो यहां से कम यहां पहुंचे, उसके बाद ही यहां जा सकता है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड। और ये गैप को क्या बोलते हैं बेटा? ये गैप को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच, ये बताया था मैंने आपको। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? एच पी माइनस एच आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, या फिर ई ए एफ माइनस ई ए बी। चेक कर लो, ई ए एफ इतना है, ई ए बी इतना है, इतने में से इतने को घटा दोगे तो यही बचेगा ना, वही लिखा हुआ है। वही चीज यहाँ पे भी है बेटा, बोलो। यहाँ पे भी आपका डेल्टा एच क्या है? ई ए एफ माइनस ई ए बी, बोलो। सेम चीज है, यहाँ पे भी ई ए एफ माइनस ई ए बी। यहाँ पे भी डेल्टा एच का वही वैल्यू है। यहाँ पे डेल्टा एच बस क्या है? नेगेटिव, और यहाँ डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। ये इंडो था, ये एक्सो था, यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था? कि भाई अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो रिएक्शन का, मान लो 300 पे हो रहा था, अब मैंने टेम्परेचर 400 कर दिया, कौन सा रिएक्शन दिया था मैंने? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बताओ किस पे इम्पैक्ट उसका ज्यादा आने वाला है, फॉरवर्ड पे या बैकवर्ड पे, या दोनों पे इक्वल इम्पैक्ट आएगा? ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, यही क्वेश्चन था ना? पिछले क्लास में मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाई आप देखो। अच्छा, आपको क्लियर है ना? इंडोथर्मिक में सर ईएएफ इज ग्रेटर, ये ना? तो आप दिमाग लगाओ और बताओ क्या आंसर आ रहा है, किस पे इम्पैक्ट आएगा? फॉरवर्ड पे। कितने लोग फॉरवर्ड बोल रहे हो? चलो, मैं समझना चाहूंगा कैसे आप बोल रहे हो। आप ये कैसे बोल रहे हो? हाँ बेटा, अच्छा हाँ चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि सर चलो फॉर एंडोथर्मिक, क्वेश्चन जो दिया था मैंने उसमें ये था कि भाई EAF ग्रेटर देन EAB था, मतलब एंडोथर्मिक था ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि बेटा अगर टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं तो K पे क्या इफेक्ट आएगा, KF एंड KB पे, पहले तो वही देख लो, फिर ज्यादा और बड़े और छोटे के इम्पैक्ट बाद में देखेंगे। तो बताओ, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, इंपैक्टफुल कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। बोलो, इंपैक्टफुल कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट तो बढ़ने वाला है। क्वेश्चन ये आता है क्या सर सिर्फ फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं भाई, उसी कंटेनर में ही तो प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, उनका भी तो टेम्परेचर अप हो गया, उनका भी तो रेट बढ़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड बोथ इंक्रीज, KF एज वेल एज KB बोथ इंक्रीजेस। कौन ज्यादा इंक्रीज करेगा वो डिबेटेबल है, लेकिन इंक्रीज तो दोनों करेंगे। अरे समझ में आ रहा है? इक्वेशन से भी देख लो तो भी समझ में आता है भाई, K की वैल्यू क्या है? A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। बोलो यही है ना, K की वैल्यू A EA अपॉन RT। ये बताओ बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये वैल्यू कम हो जाएगी पूरी, ये पूरी वैल्यू, और ये कम हो जाएगी तो मैं बोलूं e टू द पावर -2 था, फिर एक बार e टू द पावर -1 हो गया, इन दोनों में कौन ज्यादा है? E -1 ग्रेटर है। तो वही तो हुआ ना बात सर, कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड EA अपॉन RT वैल्यू डिक्रीजेस, e टू द पावर -EA अपॉन RT वैल्यू, सो K मतलब K एंड रेट इंक्रीजेस। क्या ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है क्या कि रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? नहीं सर, क्योंकि इंडो हो या एक्सो, एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। बोलो भाई, तो ये हर तरह के रिएक्शन के लिए वैलिड है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहे इंडोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक हो, कैसा भी हो भाई, ये वैल्यू इंक्रीज ही। एक ही केस है जब नहीं इंक्रीज करेगा, कौन सा? जब ये ही जीरो हो जाए। खुद सोचो, अगर यही जीरो हो जाए तो ये तो टर्म ही गायब हो गया, फिर तो K बिकेम्स A, K बिकेम A ना, इन दैट केस K विल बिकम A, रेट कांस्टेंट विल बिकम A। कब? जब EA हमारा जीरो हो जाए। तो EA जीरो हो, ये तो बहुत ही अजीब सी बात होगी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही रेयर रिएक्शन ऐसे होंगे जिनमें होता है, कॉमनली ये जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बैरियर रहेगा ही उनका। समझ में आया? तो नोट करो क्विकली, द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वही तो अब अगला क्वेश्चन है, वही तो इंटरेस्टिंग है, इसी से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। हो गया, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज on increasing temperature. And why is it so? Because the KF and KB both are increasing, right? हर तरह के रिएक्शन के लिए बच्चों, चाहे वो इंडो हो या एक्सो, हर बार रेट इंक्रीज ही करेगा। समझ में आया? बोलिए। हाँ, बिकॉज हाँ, अंडरस्टूड ना। अब चलो अब बात करते हैं कि भाई किस में ज्यादा इंक्रीज हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। अब ये कैसे सोचे भाई, ये बड़ा टेक्निकल चीज है ना, कैसे सोचे? हमने टेम्परेचर इंक्रीज भी करना है और हमें कंपेयर भी करना है, बिकॉज द रेट कांस्टेंट इंक्रीज ना। हो गया रेट कांस्टेंट। तो अभी इम्पैक्टफुल कोलिजन्स इंक्रीज कर रहे हैं, सारा चीज तो समझ में आ गया, लेकिन अब कैसे कंपेयर करें? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ना K का ही अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यू का रेशियो देख लो। मतलब आप ये बता दो कि भाई K2/K1 क्या होगा, अगर आप इसका रेशियो टेम्परेचर के टर्म में बता दो, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो हमें मालूम चल जाएगा भाई किसमें कितना गुना इंक्रीज हुआ। बोलो, तो K2/K1 कैसे निकाले? तो हमारे पास K का एक्सप्रेशन क्या था? वी हैड K इज इक्वल टू A e टू द पावर। तो बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं K1 इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E? रिएक्शन सेम है, RT1 एट टेम्परेचर T1। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं उसी तरीके से K2 विल बी A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT2? अरे भाई T2 टेम्परेचर पे ये K2 हो गया, T1 टेम्परेचर पे ये K1, रिएक्शन सेम है, रिपल्सन सेम है, तो EA का वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब एक बात बताओ, अब यहीं से मैं K2/K1 ले लूं,
चेक करो तो, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, लेटेस्ट टेक 2 डिवाइडेड बाई 1। आप 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो K2 बाई क्या आ जाएगा, K1। राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए गायब, बोलो भाई, गायब हो गया ना, बोलो e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT2 होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर नीचे कर रहा हूं ना बेटा। अब ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर EA अपॉन R, बाहर निकाल लिया 1 अपॉन, ये सबको समझ में आ रहा है, ये ऊपर ही है, पावर में ही है। अब तो बेटा E से हमें गायब करना हो, नीचे लेके आना हो, तो क्या करें, दोनों तरफ लॉग टू द बेस E ले लेता हूं, टेकिंग लॉग टू द बेस E बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस E K2 बाई K1। उधर क्या हो जाएगा भाई, लॉग टू द बेस E एंड E टू द पावर, बोलो EA बाई R 1 अपॉन। अब कितने लोग कह रहे हैं, ये तो सर, ये तो ln K2 बाई K1 हो गया, और इस साइड में क्या हो गया, E दोनों बेस, अरे ये हो गया, और ये पावर है, ये पूरा पूरा इधर आ जाएगा, कितना आ गया ये EA अपॉन R। अरे बोलो बच्चों, अभी कितने लोग बोलने जा रहे हो कि सर अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, साथ में क्या है, ये log EE, और ये वैल्यू कितना हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा, और इधर बढ़िया से कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2.303 log टू द बेस 10 K2 बाई K1। ये कहां से आया भाई, मैंने आपको सिखाया था ln को log टू द बेस, तो 2.303 का फैक्टर आता है, कर लोगे। अच्छा, इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन, दिख गया बच्चों, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, log टू द बेस 10, ये नोट कर लेना रिलेशन सबके लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, EA अपॉन 2.303 1 बाई T1 माइनस 1 बाई। अब बताओ बच्चों, अब देख के बताओ, अब आप देख के बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं T1 से T2, तो ये फैक्टर तो सबके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अरे बोलो, R भी है ना नीचे, सॉरी R भी है, ये फैक्टर भी कॉमन हो जाएगा सबके लिए। अरे बोलो, किस पे डिपेंड कर रहा है K2 बाई K1, EA पे। आप देखो ना, log K2 बाई K1 इज प्रोपोर्शनल टू EA, इसका मतलब जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हुआ उतना ज्यादा K2 बाई K1 का वैल्यू आएगा। देखो ना, ये प्रोपोर्शनल हो गए ना, log K2 बाई K1 इज प्रोपोर्शनल टू EA। इससे क्या समझ में आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी मोर, so K2 बाई K1 रेशियो विल बी मोर। अरे यस और नो, इसका मतलब क्या, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा, उस पे इम्पैक्ट उतना ही स्ट्रांग पड़ने वाला है। तो बताओ, एंडोथर्मिक में कौन सा एक्टिवेशन ज्यादा होता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, कौन सा ज्यादा होता है एंडोथर्मिक में, देख लो ना यार, फॉरवर्ड ना, तो EAF ज्यादा हुआ तो KF2 बाई KF1 का रेशियो सबसे ज्यादा होगा फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। अरे समझ में आ रहा है, फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर द रिएक्शन हुज एक्टिवेशन एनर्जी, द साइड हुज एक्टिवेशन एनर्जी इज हायर विल बी मोर इम्पैक्टेड बाई द राइज इन टेम्परेचर। और ये एक रिएक्शन के नहीं लिए, ये तो किसी के लिए भी लगा सकते हो, ये तो चलो हमारा EAF ये भी है, मान लो दो अलग अलग रिएक्शन दिए हो, उनके एक्टिवेशन एनर्जीज दिए हो, वहां के लिए भी ये वैलिड है। तो इसको नोट करो, और यहीं से आप बता सकते हो कि फॉरवर्ड का रिएक्शन ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, बैकवर्ड का थोड़ा कम इंक्रीज करेगा, ये नोट करके लिख लेना। ठीक इसी तरीके से एक्सो के लिए भी बोल सकते हो, बोलो एक्सो में कौन सा इंक्रीज करेगा ज्यादा, बैकवर्ड का, और ये बाहर वाला, फॉरवर्ड वाला कम, क्योंकि एक्टिवेशन। ये नोट कर लो, बढ़िया से नोट कर लो, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर।
हाँ जी बच्चों, हो गया कंप्लीटेड। अच्छा, पता है इसको आप एक और तरीके से भी प्रूफ कर सकते थे। वो क्या है कि मैंने इसे पहले लिख रखा है, पहले ही आप लॉगरिथम ले लो, लॉग ले लोगे तो ग्राफ भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ दी ग्राफ उसमें पहला लिख लो कौन सा, ln k वर्सेस 1/t। सेकेंड लिख लो log to the base 10 k वर्सेस 1/t एंड फाइंड द स्लोप ऑल्सो। स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। समझते हो ना इंटरसेप्ट? अरे भाई, एक ln और एक log टू द बेस 10, बस इतना ही है। तो तुम लोग जानते ही हो स्लोप में फर्क आएगा, बस ट्राई करो तो बनाओ। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में लास्ट था कि आपने log base 10 k2/k1 is proportional to VA, वो वाला सेंस समझ नहीं आ रहा था। चलो मैं समझा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, ये ट्राई करो तब तक। देखो एक्सप्रेशन तो ये लिखा हुआ है ना बेटा, log k2/k1, ये निकल के आया था EA/R 2.303 इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, यही है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, तो कैन आई से दैट log k2/k1 विल बी हाई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ implies that k2/k1 is higher? इतना बोल सकता हूँ। तो वही तो मैं समझा रहा था कि जिस साइड में एक्टिवेशन एनर्जी जिसका ज्यादा हो, जैसे आप देखो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में इंडो के लिए फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी हाई है और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी कम है। सो बेसिकली जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका k2/k1 का वैल्यू ज्यादा, और k2/k1 का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि भाई फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट k2f अपॉन k1f, फॉरवर्ड का k2/k1 फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर T1 से T2 इज हायर, और k2/k1 अगर हाई होगा तो रेट भी हाई हो जाएगा, क्योंकि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, k इंटू कंसेंट्रेशन टू द पावर n। k हाई हुआ तो रेट भी हाई हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला था कि फॉरवर्ड का रेट बढ़ जाएगा। कैसे मालूम चला था? क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट के वैल्यू में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और वो कैसे मालूम चला? इस रिलेशन से, जहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी का डायरेक्ट, अब आगे समझ में। चलिए, कर लिया सबने? हाँ जी भाई, चलो आओ करते हैं। तो देखो हमारे पास k का इक्वेशन क्या था, फिर से लिखता हूं मैं, a टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी, यही है। तो आप दोनों तरफ लॉग ले लो, log टू द बेस a k
इज इक्वल टू log to the base e a into e to the power minus e a upon RT. Can I say like this? अब बताओ बेटा log a into b, can I think like this? ये a है, ये b है, तो ये आ जाएगा log to the base e a plus log to the base e to the power minus e a upon RT. अरे बोलो यार, कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम ऐसा लिखने पे? और जहां log to the base e, उसी को क्या बोलते हैं हम? ln k, ln a, और ये कितने लोग करें? ई पावर जो भी होता है वो नीचे आ जाता है, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये हो गया लॉग ई। तो बताओ भाई, ई पे क्या पावर डालूं, बेस पे क्या पावर डालूं कि वैल्यू ई ही मिल जाए? 1, यही होता है ना। तो इसका वैल्यू क्या है? 1। इसकी वैल्यू 1 हो गई, माइनस ई ए अपॉन आर टी रह गया, ये क्या हो गया? ln। तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, a की वैल्यू ना छोटी मोटी नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है a की वैल्यू। a वैल्यू इज वेरी वेरी हाई, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाते 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 अगर इनफाइनाइट लेके चला गया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट तक लेके चला गया, तब जा करके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देखो ना, माइनस ई ए अपॉन बहुत बड़ा वैल्यू 0 हो जाएगा ना। अरे बाबा, मैं बोलूं आपके पास -2/100 है, फिर मैंने बोला -2 अपॉन 1000 है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -0.02। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -0.00। और मैं बोल दूं -2 अपॉन, भाई ऐसे बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ इनफाइनाइट, तब कितने लोग बोल रहे हैं ये वैल्यू टेंडिंग टू 0? वही तो मैं समझा रहा हूं यार। अगर डिनोमिनेटर आपका इनफाइनाइट हो गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के नजदीक। और e टू द पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा? 1, क्योंकि पावर तो किसी पे भी 0 1 ही होता है। और अगर ये 1 हो गया, तब जाकर के k कहां पहुंचेगा? a पे। तो ये a वैल्यू बहुत हाई हुई या कम होगी? बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि जब इनफाइनाइट टेम्परेचर ले जा रहे हो तब जाके आपका रेट कांस्टेंट a के बराबर है, तो प्री एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज वेरी वेरी हाई। ओके, अंडरस्टूड? सो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर a वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो ये वैल्यू तो नेगेटिव होगा। उस चीज को दिमाग से हटाने के लिए बस कि दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज a इज टू मच हाई। तो अब ये तो बताओ इंटरसेप्ट कैसा हो गया? पॉजिटिव। अच्छा, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ln k, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ln k इधर रखो और 1/t इधर रखो, बोलो बच्चों। तो ये कितने लोग कह रहे हैं y इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर, 1/t को ही तो x समझना है। अरे ये 1/t ही तो है, तो इधर 1/t यानी x को मैं इधर समझ रहा हूँ और इधर वो क्या समझ रहा हूँ? y, और बना दिया मैंने। तो बताओ ये इसका इंटरसेप्ट हो गया ln के, विच विल बी, मुझे और ऊपर दिखाना चाहिए बट समझो बात को, ठीक है? दिस पॉइंट इज ln a एंड स्लोप बताओ कैसा है इसका? नेगेटिव, माइनस ये। अच्छा, तो मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास जगह है। ये कौन सा पॉइंट है? ln a। ये स्लोप कितना है बेटा? हाँ, स्लोप माइनस ई ए बाई आर। समझ गए? कोई तकलीफ किसी को? ये ग्राफ पे इस साइड में क्या है? ln के, इधर क्या है? 1/t। टेम्परेचर नहीं है, 1/t है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/t कम होता जाएगा, ये बात समझो। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं तो 1/t कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जब 0 हो जाए तो ये ln a पे पहुंच गया, इंटरसेप्ट पे। समझ गए? अंडरस्टूड? दिस इज द ग्राफ बिटवीन ln k वर्सेस 1/e। अच्छा, अब कितने लोग बोल रहे हैं सर आपने जब ln बता दिया तो log टू द बेस 10 तो इजी हो गया, क्यों?
क्योंकि हमें मालूम है कि ln को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.303 log टू द बेस 10 के। ये ln a क्या हो जाएगा 2.303 log टू द बेस 10a। ये सुनो, और ये कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा E/RT। अब उधर भेज दो भाई, तो log टू द बेस 10k इज इक्वल टू, इधर डिवाइड करोगे गायब हो जाएगा, तो log टू द बेस 10a माइनस E/, अब आ गया। कितने लोग कह रहे हैं सर सब कुछ सेम है, बस स्लोप का वैल्यू एंड इंटरसेप्ट का वैल्यू चेंज हो गया, नेचर वगैरह सब कुछ वैसे ही है। ये क्या हो गया इस बार, ये log टू द बेस 10a हो गया। इधर क्या है भाई log टू द बेस 10k। इस वाले एक्सिस पे क्या है 1/t। इसका स्लोप क्या हो गया ग्राफ का, ये थीटा। ये स्लोप क्या हो गया माइनस E/2.303 r। समझ गए? तो पता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको ग्राफ बना के दे देगा, इधर या इधर में ध्यान से देखना बस क्या लिखा हुआ है, log टू द बेस 10 है या क्या है, और उसके बाद यहाँ पे एंगल बना देगा कितने डिग्री का एंगल है, और पूछेगा बताओ एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बताओ। इजी हो जाएगा क्वेश्चन, इजी हो गया, फिर टफ नहीं हुआ। दूं मैं एक, लिखो, इसको खत्म करो पहले। हो गया बेटा, कंप्लीटेड। दे दूं आप, हाँ
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा ग्राफ दिया है आपके सामने, ये क्वेश्चन। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी को प्रॉपर, ये एनर्जी है ना, तो इसका यूनिट होगा, तो यूनिट में आप बताना कौन से क्या है इसका ये। चलो भाई स्टार्ट करो। मैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता है, अभी देख के दिखाता हूँ। कंपेयर तो करके बताना है यार, अभी तो बताया है ग्राफ का। हाँ जी बच्चों, करें, आओ देखते हैं। बस नहीं, बहुत टाइम हो गया। आप देखो, अभी कितने लोग ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ से स्लोप का वैल्यू तो समझ में आ गया सर, वो भी कितना, माइनस टाइम ऑफ tan 30, इजंट इट? माइनस टाइम क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि अगर आपको याद हो तो tan थीटा इधर से होता है, एक्स एक्सिस के साइड से, याद है ना? तो इस थीटा को क्या मैं 180 माइनस 30 लिख सकता हूं? बोलो भाई, बोलो। और 180 माइनस 30 tan में क्या होता है, माइनस tan 30। तो इसलिए मैंने बोला इधर वाला ही एंगल ले लो माइनस साइन के साथ, एक ही बात है। और इतना दिमाग नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ऐसे अगर झुका हो तो नेगेटिव होता है स्लोप, ऐसे झुका हो तो, ये बहुत पहले मैंने बताया था बचपन में, जब हम लोग पहले क्लास में सीख रहे थे, है ना, माइनस 30। तो ये कितना आ गया वैल्यू, माइनस, कमॉन, 1/√3 होता है। चलो ये तो हो गया स्लोप। और ये स्लोप की वैल्यू होती कितनी है भाई, log टू द बेस 10, और 1/t वाले ग्राफ में ये वैल्यू कितनी के बराबर होती है, माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो आ गया भाई माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो EA की वैल्यू कितनी हो गई, 2.3 रखो ना, 03 को गायब ही कर दो, इंटू R 8. अरे चलेगा, मतलब जूल में ही जनरली आंसर दिया रहता है ना, अपॉन √3। √3 कितना होता है भाई, 1.73। जब देखो क्वेश्चन जल्दी करना हो ना, तो फालतू के पॉइंट्स गायब कर दो। अगर खास करके
ऑप्शन में अगर काफी ज्यादा डिस्टेंस दे रखा हो, जैसे मान लो एक ऑप्शन दे दिया आपको 2.3, दूसरा दे दिया 4.5, तीसरा दे दिया ये, तो इसका मतलब कि क्लोज ऑप्शन नहीं है, तो आप अप्रोक्सीमेशन तुरंत तुरंत लगा दो। जैसे ये 8.314, इतना डिजिट तक क्यों लेना, इसको 8.3 रखो, राउंडिंग ऑफ करना आता है ना बेटा, तो अब 3 के इधर तो कुछ भी नहीं है, तो इसको 8.3 कर दो। ये 8.3 डेसिमल के 1 प्लेसेस तक ले लो, ये 1.7 और ये 2.3, शॉर्ट करके ट्रिम करके फटाफट कर दो, समझ गए ना? तो ऐसे करके आंसर निकाल लिया जाता है, तुम्हें बेटर होता है। लेकिन अगर ऑप्शन क्लोज दिए हो तो बच्चों पूरा करना पड़ेगा, फिर तो यार क्या ही कर सकते हैं। अच्छे पेपर सेटर होते हैं तो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों को थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करने के लिए देखना है कि वो ऑप्शन भी देखते हैं या नहीं, बिना ऑप्शन देखे पर लग गए बस इसको निकालेंगे, उसके बाद ही सर नीचे करके देखेंगे ऑप्शन कहाँ है। तो ऑप्शन साथ के साथ देख लेना होता है जब कैलकुलेशन इतने क्लोज होते हैं तो। अंडरस्टूड? चलो ग्रेट, तो निकल गया ये। वैसे ही बच्चों आप लॉग के याद करो, लॉग ए की वैल्यू कितनी होती है, इंटरसेप्ट कितना दिया था 5, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई, इसको पढ़ते कैसे है, 10 का पावर 5 डाला तो ए मिल गया, तो ए की वैल्यू क्या है 10 के पावर 5, खत्म ना। अरे ये बेस होता है रे नीचे, अरे बाबा लॉग, ये नीचे जो होता है ना वो बेस होता है, ये क्या होता है वैल्यू, और ये इज इक्वल टू क्या होता है पावर। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो बेस वैल्यू, तो बेस टू दी पावर पावर इज इक्वल टू वैल्यू। तो इसलिए मैं बोलता भी हूँ, पढ़ाते समय मैंने बोला भी था आपको कि log ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंटिंग सिंपली द पावर। जैसे मैं बोल दूं कि log यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो बताओ, तो इसका ऐसे पढ़ना होता है कि 10 के पावर क्या रखूं कि 100 आ जाए, तो आंसर 2 हो गया, बस यही है। अब इसको आप पूरा लॉगरिथम में बिना फीलिंग के ऐसे करते चले जाओ, अच्छा पावर 2 एंड वी नो दैट log a टू द पावर दिस अपॉन दिस, ऐसे कर, वो भी तरीका है, बट क्यों, अगर हमें सिंपल तरीके से मालूम है कि उसका मतलब क्या होता है तो लाइफ इजी हो जाता है फिर, समझ रहे हो ना। अब जैसे बार बार हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई 2.303, पता है किसकी वैल्यू है, ln10 की, ln10 की वैल्यू होती है 2.303। तो बेसिकली मैं बेस चेंज फॉर्मूला लगा के उसको बराबर कर रहा था। अब उतना आपको सिखाने जाऊं उससे अच्छा है एक स्टेप याद करा दूंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाओगे तो खुद ही समझने लगोगे। आ गया समझ में, है ना। सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू द क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, इक्विलिब्रियम पॉइंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ जी, कोई समझाए मुझे, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। बिल्कुल, तो देखो जब हमारे रिएक्शन दोनों साइड में हो रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि इधर फॉरवर्ड में भी रिएक्शन जा रहा है, और तो RF RB दोनों ही है भाई। मान लीजिए सर T इज इक्वल टू 0 पे मैंने सिर्फ यही लिया है N2, कितना 1 मोलर, और इसका मान लो 2 मोलर ले रखा है, तो आप कहोगे सर फिर तो रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू आ जाएगी KF इंटू N2 पे पावर 1 एंड H2 पे पावर 3। अरे ये वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। RB की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों 0 आ गई, क्योंकि कुछ लिया ही नहीं है इनका, और जब ये लिया ही नहीं है तो भाई RB तो वैल्यू भी देखा जाए तो KB इंटू अमोनिया का पावर होगा ना, जब अमोनिया कुछ है ही नहीं तो ये 0 हो गया ना बाबा, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, जानते हो नहीं सर, तो ये वैल्यू 0 आ गया। फॉरवर्ड की वैल्यू होगी, बैकवर्ड की वैल्यू नहीं होगी। T इज इक्वल टू 0 पे, इंटरेस्टिंगली T इज इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ फॉरवर्ड मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। और कितने लोग कह रहे हैं जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये सब आपस में कोलाइड करेंगे तो ये 1 में से कुछ कम होता जाएगा।
और ये इसका अगर 1 मॉलिक्यूल कम हुआ तो इसका 3 मॉलिक्यूल कम होगा। देखो ना रेशियो 1:3 का। अरे बोलो, तो यानी ये 2 - 3x होगा और ये कितना हो जाएगा 2x। तो टाइम बीतने के साथ x तो बढ़ेगा ना, तो टाइम बीतने के साथ अगर x बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होंगे, ये दोनों की वैल्यूज कम होंगी, और दोनों की वैल्यू कम होंगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्रीज करता जाएगा। इंटरेस्टिंगली प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड भी, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक बार अगर इक्वल हो गए ये, तो उसके बाद लाइफ टाइम के लिए इक्वल हो जाएंगे, अगर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो तो। कहने का मतलब अगर आप बाहर से पता चला फिर से अमोनिया डाल दिए, कुछ आप नाइट्रोजन, अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, कंटेनर बंद करा के रखा हुआ है, टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है, तो बेटा एक बार ये मिल गए तो ये हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग। दिस इज द स्टेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा भाई, इसको कैसे डिफाइन करते हैं सर? स्टेज ऑफ रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो नेट रेट क्या हो जाएगा? 0। ना आगे जा रहा होगा ना पीछे आ रहा होगा, तो देखने से लगता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा, बंद हो गया। अगर मान लो कोई ऑब्जर्वेशन आपके सामने हो कि भाई जब रिएक्शन होगा, मान लो से फॉर एग्जांपल, अभी तो बहुत ही हाइपोथेटिकल में डिस्कशन कर रहा हूं, मान लो नाइट्रोजन रेड कलर का होता और ये मान लो ग्रीन होता, ये छोड़ दो, ये कलरलेस मान लो, ये रेड कलर का होता और ये ग्रीन होता, तो टाइम बीतने के साथ क्या, रेड कलर की इंटेंसिटी कम होती, ग्रीन कलर की बढ़ने लगती। एक टाइम के बाद हम सोचते कि भाई और आगे जाए और आगे जाए, वो जा ही नहीं रहा है, तो फिर रेड एंड ग्रीन का जो भी कॉम्पोजिशन बन के आया वो कांस्टेंट होता। क्या इसका मतलब रिएक्शन रुक गया? नहीं सर, रिएक्शन तो अभी भी हो रहा है, इधर से मॉलिक्यूल इधर भी जा रहे हैं, इधर से मॉलिक्यूल इधर। इसलिए बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम पॉइंट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक। चल रहा है रिएक्शन, होता जा रहा है, होता जा रहा है, रुका हुआ नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद समझ पड़ रहा है बात को, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये डायनामिक, एग्जाम में पूछता भी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट के, तो पहला तो यही है क्या कि भाई ऐसा पॉइंट जब RF RB दोनों इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। दूसरा ये डायनामिक इन नेचर होता है ना? समझ गए? लिखो, स्टार्ट करो। It is the stage of reversible reaction. It is the stage of reversible reaction. It is that stage of reversible reaction when rate of forward becomes equal to rate of backward reaction. It is that stage of reversible reaction where rate of forward becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward becomes equal to rate of backward reaction. Noted? ना? ग्राफ बना लो। चलो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अमोनिया का किया था। इधर रेट, इधर टाइम, दोनों मिल गया है ना? ये RF है बेटा ऊपर, RF स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड, B स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड, है ना? सो और ये मैंने कैसे दिखाया, मान लो आपके सामने कैसा रिएक्शन है, AA प्लस BB फॉर्मिंग CC प्लस D एंड D, और ज्यादा टेंशन ना हो इसलिए सबको गैस ही ले रहा हूं, क्योंकि किसी का एक्टिव मास 1 ना हो जाए। समझ गए? इसमें क्या दिखा रहा है आपको कि T इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग की बात हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, उस समय RF मैक्सिमम है, RB ये क्या एज्यूम करते हुए,
when inside the container we started the reaction by taking the reactants only. जब प्रोडक्ट है ही नहीं कोई भी, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी 0 एट द बिगिनिंग. तो एज्यूमिंग रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ ओनली रिएक्टेंट्स, तब ऐसा है. मान लो क्वेश्चन में ये पूछता, मान लो अगर आपसे ये पूछे कि क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के लिए क्या सिर्फ रिएक्टेंट लेना जरूरी है, क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं स्टार्ट कर सकते हो, तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं. क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्ट अगर ले लिए तो बैकवर्ड मैक्सिमम हो जाएगा एंड फॉरवर्ड 0 हो जाएगा. फिर टाइम बीतने के साथ पीछे वाला रेट कम होता जाएगा, फॉरवर्ड वाला रेट बढ़ता जाएगा. फिर एक बार आएगा जब दोनों इक्वल, और एक बार ही इक्वल हो गए तो जितने मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे थे ब्रेक होकर के, उतने ही वापस वो फॉर्म हो जाएंगे. तो उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज, तो रेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए रेट फिक्स हो गया. इक्वल भी है और फिक्स भी है उसके बाद, क्योंकि कंसंट्रेशन अब चेंज हो ही नहीं रहा है. इस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है. तो आप ये जो ग्राफ बना रहे हो उसमें क्या एजम्पशन है, एज्यूमिंग रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ रिएक्टेंट्स ओनली. और अगर मान लो दूसरा ग्राफ बना लो, एज्यूमिंग रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ प्रोडक्ट्स ओनली, तो उसमें आप आरबी को ऊपर से नीचे लेके आना, आरएफ को नीचे से ऊपर लेके जाना. ये आरबी है, ये आरएफ है, ये इक्वल हो गए ना. ये कौन सा ग्राफ है बेटा, एज्यूमिंग रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ प्रोडक्ट्स ओनली. ये प्रोडक्ट्स ओनली है, ये रिएक्टेंट्स ओनली. तभी कैसे पता चल रहा है, अरे T इज इक्वल टू 0 कौन है वो देख लो ना. T इज इक्वल टू 0 यहाँ आरएफ था, तो यानी फॉरवर्ड अगर 0 तभी हो सकता है जब रिएक्टेंट्स में कुछ भी ना लिया हो हमने. ऊपर वाले ग्राफ में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लिया है. अरे बाबा देखो ना, आरबी T इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है और आरएफ 0 है. आरबी का एक्सप्रेशन क्या होता है, के बी इंटू सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी. आर एफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी. अब एक बात बताओ, अगर मुझे के बी, ये वाले ग्राफ में देखो, के बी मैक्सिमम है T इज इक्वल टू 0 पे एंड के एफ 0 है. ये 0 कब हो सकता है, के एफ, सॉरी के एफ क्यों बोल रहा हूँ, आर एफ 0 है. तो आर एफ 0 कब हो सकता है, जब इनके एक्टिव मास 0 हो. तो मतलब क्या नहीं लिया है मैंने इसमें, इस वाले में क्या नहीं लिया है मैंने, प्रोडक्ट नहीं लिया, सॉरी रिएक्टेंट नहीं लिया स्टार्टिंग में. समझ में आया ना. ठीक है, आप एक भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों भी, बट ये बात समझना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन. आप प्रोडक्ट डाल दोगे तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, आप सिर्फ रिएक्टेंट डाल दोगे तो भी. लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. हाँ बेटा, तो जिस तरीके से रिएक्शन लिखा रहता है हमेशा उसको लेफ्ट टू राइट ही फॉरवर्ड मानते हैं. लिखने बाई कन्वेंशन वो वाली बात हो गई ना. ऐसे तो पॉजिटिव नेगेटिव का भी कोई मतलब नहीं है. 0 इधर मैं +1 +2 +3 लिख दूं तो कोई बुराई है नहीं, ये कन्वेंशन है बस. लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव रखते हैं, राइट साइड. तो कभी भी रिएक्शन ऐसे लिखा हो ए टू बी, तो रिएक्टेंट कोई पूछे तो ए बोलना. ऐसा नहीं कि बोलोगे सर रिएक्ट तो बी भी कर रहा है तो बी से इधर तो रिएक्ट, ऐसे मैं मान लू. तो अगर आप ऐसे मान रहे हो तो लिखो भी वैसे, बी टू ए. Reaction is always, whenever we are reading a reaction, it is always read from left to right. Understood ना. लेफ्ट से राइट ही हमेशा देखते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसे देखते हैं. तो जब मैं बोलता हूं बैकवर्ड तो ठीक है बी टू ए, तो बैकवर्ड को लिखो ऐसे करके. अरे आ गया बच्चों समझ में, क्लियर है. अच्छा अब एक बात बताओ, इसी को अगर मुझे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को दिखाना होता तो कैसे दिखाता. पहले ग्राफ बना लेते खूब सारे, उसके बाद. तुमने बीच में टोक दिया ना तो फिर गया काम से वो पॉइंट्स फिर आएगा दिमाग में, फिर लिखाऊंगा. हाँ ध्यान से देखो. अभी क्या है, पहले ग्राफ वाले पोर्शन फिनिश कर लेते हैं. ठीक है, अभी एक बात बताओ, यहाँ पे रेट के जगह मैं कंसंट्रेशन कर दूं
और एज्यूम करूं कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, मतलब सिर्फ मैंने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया था, है ना। तो कितने लोग बोल रहे हैं टाइम बीतने के साथ ए सर धीरे धीरे कम होता जाएगा और बी धीरे धीरे। अब इसमें एक बार ही पूछ लिया था एग्जाम में कि कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट के प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए। तो देखते हैं आ जाओ। तो एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा लिखा है कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट रहे, सॉरी ये हमारा रिएक्टेंट रहा, ये हमारा प्रोडक्ट, पूछा था एग्जाम में कौन सा इसमें से करेक्ट है, ये कंसंट्रेशन, ये आर मैंने लिख दिया यहाँ पी, अंडरस्टूड है, एज्यूमिंग क्या टी इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट है, अंडरस्टूड है, ये ग्राफ को देख के ही समझ में आता है, यहाँ टाइम है। अगला ग्राफ था ये, यहाँ कंसंट्रेशन लिख रखा था, मतलब एक्टिव मास समझ लो आप, इधर टाइम, और फिर ऐसा लिख रखा था। Assuming reaction is started with, yes, only reactants, identify which could be the possible graph. Which could be the possible graph representing the concentration of reactant and products. हाँ जी बताइए। Yes, absolutely. All three can be possible. क्योंकि भाई देखो प्रोडक्ट कम होते 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 कांस्टेंट हो गया। कब? जब RF बिकम इक्वल टू, उसके बाद कहाँ चेंजेस होंगे? हाँ अलग बात है, सब में देखो वही चीज है, प्रोडक्ट पहले यहाँ से बढ़ रहा है वो कांस्टेंट हो गया, बढ़ रहा है वो कांस्टेंट हो गया। प्रॉब्लम बस इस बात का है कि सर प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है कांस्टेंट तो है लेकिन रिएक्टेंट से कम है, यहाँ कांस्टेंट तो है लेकिन रिएक्टेंट से ज्यादा है। देखो रिएक्टेंट का ये था प्रोडक्ट, यहाँ दोनों इक्वल हो गए। तो भाई ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है, इस पे हमें टेंशन नहीं लेना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेट, इक्वालिटी ऑफ रेट हैज नथिंग टू डू विद द इक्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन। समझ गए? लेकिन हाँ इतना जरूर होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होने के बाद कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं दिखने चाहिए। मतलब ग्राफ अगर मैंने ऐसे बना दिया होता, लगातार बढ़ रहा है, ये गलत हो जाता। इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो गया उसके बाद भी आप बढ़ा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? इक्विलिब्रियम पॉइंट एक बार ही अचीव हुआ तो जितने रिएक्टेंट टूट रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट बन भी जा रहे हैं, तो उनका एक्टिव मास तो कांस्टेंट हो गया ना उसके बाद। तो इसलिए ग्राफ ऐसे ही जाना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इसके बाद वाला स्टेज इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, रेट का ग्राफ में ये कांटेक्ट में होना जरूरी है, कंसंट्रेशन में नहीं। वो कुछ भी हो सकते हैं, ऑल थ्री पॉसिबल। तो लिख लो concentration versus time graph assuming reaction is started with reactant only. तो इनमें ये सारे स्टेज कौन से है बेटा? जैसे ही वो कांस्टेंट हो गए, ध्यान रखना आपके ग्राफ में भी बिल्कुल कांस्टेंट दिखनी चाहिए, पैरेलल लाइन दिखनी चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आप इसको थोड़ा ढंग से दिखाओगे बच्चों ना, मैंने ऐसे बना दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हाँ यहाँ पे देखो कोई सॉलिड रिएक्टेंट नहीं है, नहीं तो उसका हमेशा के लिए 1 हो जाता या फिक्स हो जाता है वैल्यू।
बोलिए बच्चों, कर लिया? कंप्लीटेड है ना? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ में आया? हाँ बोलो। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। ये सब इसके कुछ पॉइंट्स है, लिखो नोट करके। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, कहने का मतलब आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करो तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल सकता है, अगर आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करो तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल सकता है। Equilibrium point can be achieved from either direction. Reactant हाँ जी, अंडरस्टूड। तो हमने अभी तक कितनी चीजें पढ़ ली हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, की कैसे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंडो एंड एक्सो के केस में कौन सा रेट पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, यहां तक पढ़ लिया है ना। तो लास्ट में हम फैक्टर्स देखेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या क्या अफेक्ट करता है, रेट को कौन अफेक्ट करता है और रेट कांस्टेंट को। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहीं तक थियरी है, इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है बच्चों, ठीक है ना। ये लास्ट पार्ट ही चल रहा है थियरी का। इसको अगर आप अच्छे से समझ लिए हो, थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट आता है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। करें तो रिंग डालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से देखो, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये भी देखो के से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फर्क ये है कि रेट कांस्टेंट को स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है बच्चों, कोई बताएगा भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है किसी रिएक्शन के लिए? एनीवन पढ़ा तो होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत? नहीं पढ़ा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कौन समझाएगा? कोई आइडिया नहीं है? फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आइडिया रहता है तब ज्यादा परेशानी होती है तुम्हें। नहीं हो तो बस जो सुनोगे अभी से जो सेट करोगे वही दिमाग में हो जाएगा। तो क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड टू द रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड टू रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। लिखो ये बात, it is the ratio of rate constant forward to rate constant backward। इतना ही है बस ना, कुछ अलग नहीं है। इसको थोड़ा और बढ़िया से अच्छे से सजा लिया जाए हम लोग थोड़ा सा। चलो करें। तो k की वैल्यू भी क्या मैंने बताई? कैपिटल के, स्मॉल के एफ अपॉन स्मॉल के बी। अच्छा के एफ की वैल्यू क्या होती है? तो प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट फॉरवर्ड इंटू e टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी। बोलो भाई, बोलो बच्चों। और प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बैकवर्ड e टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड अपॉन आर टी। सब लोग अग्री करते हो? बोलो यार, अग्री करते हो? दिस ए एफ अपॉन ए बी विल बी सम ए। मैंने यहाँ पे ए का मतलब क्या है? बेसिकली ए एफ बाई ए बी। चलेगा? समझ में आ रहा है? ये मैंने एज्यूम, टेकिंग ए मतलब प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। अच्छा ये क्या आ गया बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखो तो माइनस ई ए एफ माइनस ई ए बी। जरा चेक करो तो सही लिखा है क्या, चेक करके बताओ, अच्छे से चेक करके बताओ, चेक कर लो। अरे बाबा ये ऊपर जाएगा
तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा यहाँ पे, नीचे डिवाइडर तो ऊपर ऐड हो जाएगा ना यहाँ पे। अरे माइनस के साथ है बेटा, अरे यार a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर y इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस वाई होता है ना, वही चीज तो कर रहा हूँ यार। e के पावर दिस माइनस ऑफ माइनस दिस, तो मतलब प्लस हो गया ना। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो EAF माइनस EAB बाई RT आ गया। अरे तुम लोग 2-3 स्टेप में ब्रेक करके लिख लो, एक ही बार में मैंने लिख दिया, आ जाएगा ये। बोलिए इसके बाद क्या, इसके बाद तो k इज इक्वल टू, थोड़ा और ध्यान से देखो बच्चों, इसको a नॉट लिख दो, a नॉट लिख दो, ठीक है। e टू द पावर, अभी कितने लोग समझ रहे हैं कि सर ये भी आप सही ही लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, समझ गए क्या, कैसे? क्योंकि हमने अभी सीखा था पिछले वाले और आज के लेक्चर में भी, रिकैप में भी मैंने आपको सिखाया था कि डेल्टा एच इज नथिंग बट EAF माइनस EAB। समझ गए? अच्छा अब मैं यहां से डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखो, डेल्टा एच बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। मैं अब देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये बात समझ पड़ गई। क्योंकि ये काम हमने अभी किया थोड़ा देर पहले, फर्क ये था वहां EA था, बस यहाँ क्या है डेल्टा एच, तो बस यार वही रख दूंगा, बाकी सब तो सेम ही है ना। बोलो, इसको बोलते हैं वॉन थॉफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये? हाँ, वॉन थॉफ इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, बस ये कैपिटल होगा। वैंथॉफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वैंथॉफ, हाउ विल प्रोनाउंस, आई डोंट नो आइडिया। हाँ जी, वैंथॉफ इक्वेशन, वैंथॉफ जैसे बोलो, वैंथॉफ इक्वेशन, ओके। मुझे तो लग रहा है वैन ही बोलना चाहिए, VAN, वैंथॉफ इक्वेशन। काश हमारे देश वालों ने भी थोड़ा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में साइंस में काम किया होता तो हम भी बोलते सीतारामम इक्वेशन, नहीं क्या है, अपने कल्चर में थोड़ा ज्यादातर मतलब ओरल नॉलेज में बिलीव करते थे कि सुनाते सुनाते उन्हें याद करवा दो जो भी नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही नहीं, स्कूल जैसा कुछ बना ही नहीं, बने तो बहुत ऐसे टाइप में जो मेरिट बेस पे थे कि सारे बच्चों को नहीं पढ़ाना है, जो पढ़ सके जो समझ सके उन्हीं को पढ़ाना है। अभी क्या है, हम सब पढ़ना चाहते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ने का मन किसका करता है सबको पढ़ाओ पहले, है ना। चलो तो नोट कर लिया सबने, तो log 10 K2 बाई K1, यहाँ तक पहुंच जाओगे ना, बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो बच्चों, क्वांटम इक्वेशन, अब एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बस थोड़ा ध्यान से इसको समझ लो, उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप करेक्ट आंसर करोगे। चलो कैपिटल K में पूरा एंड टू एंड, यहाँ से यहाँ तक में वैसा लिखा रहता है,
स्मॉल के में ये वाले लाइन और ये वाले लाइन के बीच में कहीं ऐसे रहता है। बुक में भी ऐसे करना चाहिए, प्रोवाइडेड टाइपिंग में कोई एरर ना करे तो, और कोई डिफरेंस नहीं है। वो लिखा रहेगा ना, रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उनका बड़ा बड़ा नाम है भाई। स्मॉल को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसी बात कर रहे हो ये सब। हो गया? हाँ जी, तो क्वेश्चन आपके सामने ही है, थोड़ा ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनना। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, right, if the temperature is increased, what will be impact on equilibrium constant? है ना, लिखो क्वेश्चन लिखो। If the temperature is increased, choose the correct option for the variation of equilibrium constant. If the temperature is increased, choose the correct option on variation of what? Equilibrium constant. Understood? Option A. Equilibrium constant, capital K, will increase for Indo as well as exothermic reaction. Option B, equilibrium constant will increase on increasing temperature. For endothermic, but will decrease for exothermic reaction. Option C. Equilibrium constant will decrease on increasing temperature for Indo, but increase for exo. EXO, exo. And D क्या है? Will decrease on increasing temperature for both Indo and exo. बहुत अच्छे से ढंग से सोच के आंसर करना। ये एरो आपका मतलब इंक्रीज, एरो डाउन का मतलब डिक्रीज। विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पूरा आप अच्छे से लिख लो। और यहां पे भी वही है, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चों नोटेड? हाँ, नोट कर लिया सबने?
चलिए बताइए, हाथ उठाओ, कितने लोग आंसर करना चाहते हैं, हाथ उठाओ। यस, बस 2 लोग। So I'll give you 1 more minute to think. क्या, चलो चेक करें, क्या बोलते हैं मृदुल, बताओ। तुम्हें सही लग रहा है, मतलब कि विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर इंडो, और बाकी के लिए इंक्रीज करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। हाँ चलो, हाँ बी लग रहा है पूर्वा के हिसाब से, और बी, बी फॉर बॉम्बे कितने लोग बोलना चाह रहे हैं? बी फॉर बॉम्बे नहीं, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, वो कितने लोग बोल रहे हैं? ठीक है, आओ देखते हैं। देखो यार बच्चों, पता है ये बहुत आसान है। आपके सामने अगर मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हो, ध्यान से देखो बोर्ड पे, अब सभी देर ध्यान दो। आपके सामने जब इक्वेशन हो तो आप वैल्यू रख रख करके चेक कर लिया करो यार, इससे आसान कोई तरीका नहीं होता है। ये बताओ k का वैल्यू क्या है? a e टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। भाई ये a वो नहीं है, आरएनएस कांस्टेंट नहीं है, इसको बोलना भी हो तो आप वैन हॉफ कांस्टेंट बोल सकते हो, राइट? दिस इज डिफरेंट, AF बाई AB का रेशियो है, ओके। बट एनीवे, अभी कितने लोग कह रहे हैं सर एक चीज तो कंफर्म है सर, जब हम रेट कांस्टेंट से कंपेयर करें तो वहां पे पहली बात तो ये कांस्टेंट की वैल्यू को ना बदल दो, इसको बी लिख दो कुछ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। ये ए था, ये क्या था? रेट कांस्टेंट। वहां एक चीज कंफर्म था कि EA इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां थोड़ा सा घपला हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, और यही चीज इसको अलग बनाता है, वरना टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है, तो ये भी इंक्रीज कर जाता अगर ये दोनों का साइन सेम होता तो, लेकिन इसके साइन दोनों अलग अलग होते हैं, पॉजिटिव है। अभी कितने लोग बोल रहे हैं इंडो के लिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तब तो ये उसी की तरह बिहेव करना चाहिए, यानी फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस के वैल्यू इंक्रीजेस। बहुत सारे तरीके पता है आंसर करने के लिए। as the temperature increases, ध्यान से देखो, ये वैल्यू डेल्टा एच विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाई, तो ये वैल्यू रख रख करके चेक कर लो ना। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक बारी क्या होगा, e टू द पावर -2 आ रहा होगा, तो अगली बारी क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ये ज्यादा होता है ना, तो इसको हम बोल देंगे, ऐसे करके सोच लिया करो। तो एज द टेम्परेचर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकल दिया तो आसान हो जाता है, बस आप एनालिसिस गलत मत करना। बस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन के वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, एक्सो के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। अब ध्यान से देखो, अब जो e टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी है ना, एक नेगेटिव ये और एक इसके पास नेगेटिव है, दोनों मिलकर क्या हो गए। तो अब मैं बोलूंगा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पावर डिक्रीज करेगा, अब इन दोनों में कौन ज्यादा है, ये ज्यादा। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज, जस्ट अपोजिट। समझ में आया? अरे समझ में आ गया ना। फॉर एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव है, सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस के वैल्यू डिक्रीजेस। के लिखा है मैंने, पूरा पूरा लिखना आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वरना के जब आप नोट्स में पढ़ोगे तो के में कोई फील ही नहीं आएगा, वो के और ये के सेम ही दिखेंगे आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, वहां रेट कांस्टेंट लिखा करो। समझ में आ गया है ना?
क्लियर है? आपको सर आप दूसरा तरीका भी दिखाइए। चलिए इससे तो समझ में आ गया। और कौन सा तरीका आप बोल रहे थे? और भी अच्छा तरीका है क्या? आप यहीं से देख लो, यहीं से आंसर आ जाएगा अगर पुरानी बात आपको समझ में आई। ये बताओ बच्चों, बताओ एंडोथर्मिक के लिए कौन सा एक्टिवेशन ज्यादा होता है, EAF और EAB, कौन ज्यादा होता है? तो इंक्रीज करने पे ये ज्यादा, जिधर रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड है वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है उससे, तो इंक्रीज करोगे तो ये ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और ये थोड़ा कम इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल रेशियो विल बी ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। उससे भी हमें यही आ रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज किया। बैकवर्ड एक्सोथर्मिक के लिए कितने लोग बोल रहे हैं EAF से ज्यादा क्या था, EAB, और बैकवर्ड पे इस बार इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, ये ज्यादा बढ़ जाएगा और ये थोड़ा कम ही बढ़े। अरे बढ़ते तो दोनों ही है ना मोटू लोग, ये ज्यादा बढ़ जाएगा और ये कम बढ़ने वाला है, तो ओवरऑल रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। तो वही चीज हो रहा है, थोड़ा बुद्धि खोल के बैठोगे, ठीक है, तो कहीं से भी आंसर निकल के आएगा। एकदम सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्टेप से भी लेकर के आंसर आ जाएगा। सबको आंसर करना चाहिए था, दो चार बच्चों को ही नहीं। आ गया समझ में बात? नोट कर लो, जल्दी खत्म करो। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? अब हेडिंग डालो, एक्सप्लेनेशन नोट कर लेना, वही इसका कोर पॉइंट है पूरे इक्विलिब्रियम का। हाँ जी बच्चों, नोटेड। अब हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग पहला लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ भाई, आपने इतनी पूरी कहानी पढ़ ली, अब आपको क्या लग रहा है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं? तो कभी भी आपके दिमाग में आया रैंडम सा चीज, कुछ मत आंसर करो, आप रेट का एक्सप्रेशन तो लिख लो। हमें मालूम है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन यहाँ पे है ना, और क्या समझ में आ रहा है? ये के में क्या क्या छुपा हुआ है? एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या छुपा हुआ है? टेम्परेचर। और क्या छुपा हुआ है? ए मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बोलो, तो पहला लिखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फटाफट जल्दी जल्दी लिखो। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट में नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद बोलो एक्टिवेशन एनर्जी।
दिख रहा है ना जो भी छुपी हुई है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? ये तो बड़ा मतलब क्रूड सा टर्म हो गया, राइट, रॉ फॉर्म में टर्म हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी को कौन अफेक्ट करता है? तो कभी भी रिएक्शन के अंदर आप कैटलिस्ट डालते हो ना, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मॉडरेटर डालते हो ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। तो कौन अफेक्ट करता है? तो बोलोगे कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, मॉडरेटर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाई? बाय चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो करेक्ट तरीका ये होगा लिखने का। तो लिखो एक्टिवेशन एनर्जी, डायरेक्ट लिखने के बजाय आप क्या लिखोगे? कैटलिस्ट एंड मॉडरेटर affects the rate of reaction by altering the value of activation energy. Catalyst and moderator affects rate of reaction by altering the value of activation energy. समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट और कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। बोलो बोलो बच्चों, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेट बढ़ेगा। हाँ भाई, फॉरवर्ड का भी बढ़ेगा एंड बैकवर्ड का भी बढ़ेगा। अब नेट रेट की अलग बात हो गई, बट रेट तो बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस दी रेट। ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं, बार बार उसको लिखना चाहो लिख सकते हो। और क्या भाई, इसके अलावा और क्या चाहिए? आप ये बताओ, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। अच्छा बताओ, अगर गैस हो गया तो यही कंसंट्रेशन प्रेशर रिलेटेड होता है? कैसे भाई? तो हमें मालूम है PV इज इक्वल टू nRT, और हमें मालूम है कि N डिवाइडेड बाई V ही तो कंसंट्रेशन है। अरे बोलो बच्चों, तो क्या इसको मैं नहीं बोल सकता N बाई V इज इक्वल टू P अपॉन RT? तो क्या डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ये? कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर फॉर द आइडियल गैसेस। तो लिखो प्रेशर इन्वॉल्विंग गैसेस इन्वॉल्विंग गैसेस। देखो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं ना, जहां पे बच्चों लाइट जब आप भेजते हो उससे रिएक्शन होते हैं, कई बार नहीं होते। जैसे आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, लाइट सेंसिटिव रिएक्शन होता है ना भाई। लाइट नहीं है तो नहीं होगा। डे लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा, रात हो गया बिल्कुल डार्क हो गया तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हो तो पेड़ के नीचे रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि वो अपना खाना बना रहे हैं और अपने खाना बनाते समय वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज करते जाते हैं। ले जाओ भाई, उनका खुद का भी भला हो रहा है, औरों का भी भला कर रहे हैं। रात के टाइम पे हमारी तरह जैसे दिन में वो ब्रीद करते हैं, रात में भी वो ब्रीद करते हैं। ब्रीदिंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, वो ऑक्सीजन नहीं CO2 ही निकालता है। ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकालता है। तो रात के टाइम पे बोलते हैं पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए। सुबह का टाइम इसीलिए एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छा होता है, रात का टाइम बहुत ही बकवास होता है। मतलब मैं पेड़ों के नीचे की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट है भाई, जब आपको ऑक्सीजन चाहिए आप उस टाइम पे करो तो बेटर है आपके लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ के नीचे ही भाई, अरे भाई एयर है तो वो तो स्प्रेड होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं जनरल कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ रहा है बात? तो लिख लो ये क्या मैं बताना चाह रहा था यहाँ से, कि भाई क्या बताना चाह रहा था, एक्सरसाइज दिन में करना चाहिए। यहाँ से ये बताना चाह रहा था कि लाइट सेंसिटिव रिएक्शन के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट for photosensitive reactions. Intensity of light for photosensitive reactions. Correct?
सॉल्वेंट भी कई बार चीजों को अफेक्ट करता है। कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जो रिएक्शन करा देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उनको डिसॉल्व भी नहीं होने देंगे। तो सॉल्वेंट, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेट के अंदर आता है। समझ गए? अब अगला लिखो हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट हो गया ना, बोलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, बताओ भाई, रेट कांस्टेंट को कौन कौन अफेक्ट करेगा? तो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देख लो ना, ए ई टू द पावर माइनस ई है भाई, यही था ना। कौन से फैक्टर दिख रहा है? ए, कहने का मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ही तो ए डिटरमाइन करते हैं। तो लिखो पहला इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा इसमें साफ साफ दिख रहा है सर कैटलिस्ट का रोल आएगा, क्योंकि वो कैटलिस्ट ऑब्लिक मॉडरेटर, हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी को, मतलब भाई जो रेट का ही तो पार्ट था ये भी। तीसरा टेम्परेचर, खास बात क्या है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, वो चाहे इंडो हो या एक्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेट कांस्टेंट इंक्रीज ही करता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है ये रेट कांस्टेंट है। तो इट ऑलवेज इंक्रीजेस विथ, और कोई फैक्टर है? बिल्कुल नहीं सर। तो रेट कांस्टेंट के यही तीन फैक्टर हैं, यही बात दिमाग में आपको रखना है। अगला लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाँ जी, नहीं रिएक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है, एक डायरेक्शन में फिजिबिलिटी खराब हो जाएगी, समझ गए ना, रिवर्स वाला तो होने लगेगा फिर। ठीक है, अंडरस्टूड ना। चलो, तो नेक्स्ट कौन सा लिखा रहा था मैं आपको? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या किसको बोलते थे? ये एक स्टेज है, कौन सा? रिएक्शन का, जहां पे RF बिकम्स इक्वल टू, अच्छा RF क्या होता है? KF इंटू रिएक्टेंट टू द पावर है। RB क्या होता है? KB इंटू प्रोडक्ट टू द पावर M। मतलब मैं जनरल एक बस लिखने, R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट्स एंड P स्टैंड्स फॉर। एक बात बताओ, आप साफ साफ खुद देखो ना, इसको अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? समहाउ यू डू समथिंग जिससे ये दोनों अनइक्वल हो जाए, तो अफेक्टेड हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है? या तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है या तो नहीं है, यही है ना, बीच का कोई तो केस नहीं आता है। तो ये कैसे कर सकते हो आप? RF नॉट इक्वल टू RB कैसे कर सकते हो? देख लो यार, RF के एक्सप्रेशन में क्या है? कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया हो, आप रिएक्टेंट बाहर से डाल दो, बदमाशी करने लग जाओ, बाहर से रिएक्टेंट डाल दो, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, बैकवर्ड अभी भी उतना ही रहेगा उस इंस्टेंट पे, तो बिगड़ गया ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, बोलो। तो कंसंट्रेशन पहला पॉइंट, इसका नेचर से कोई मतलब ही नहीं है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से। If you alter the concentration, active mass would be more appropriate word. So if you alter the concentration, RF and RB उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे, सो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गैस है तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज करोगे तो चेंजेस आ जाएंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर और वॉल्यूम फॉर गैसियस रिएक्शन। लिख लो, by changing the volume and pressure of the gaseous reaction। और बताओ, आप टेम्परेचर चेंज कर दो तो भी हो जाएगा। कैसे? आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KF KB दोनों इक्वल रेट में थोड़ी ना बढ़ते हैं बेटा,
अरे अगर इंडो है तो केएफ ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सो है तो के भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप अगर ये फैक्टर भी बढ़ गया उनका, के भी, तो भी तो ये रेट गड़बड़ हो गए, इक्वल नहीं हो सकते। तो इंक्रीजिंग मतलब चेंजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे भी कर लो तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट अफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी अफेक्टेड बाय दिस। और क्या? तो सर कैटलिस्ट ऐड करने से कुछ होगा क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे? अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस पे, अब बताओ। इक्विलिब्रियम पॉइंट का ये आखिरी क्वेश्चन है। अरे समझ में आ गया ना? कंसंट्रेशन से समझ आया, टेम्परेचर से समझ आया, प्रेशर एंड वॉल्यूम से समझ में आ गया। कैटलिस्ट बताओ, कैटलिस्ट अफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट? कहने का मतलब ऐसा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो चुका है, मतलब आरएफ आरबी दोनों बराबर है। अब मैंने बाहर से कैटलिस्ट डाल दिया उसी कंटेनर के अंदर, तो याद करो मैंने कैटलिस्ट जब भी डाला था तो मैंने बोला था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का इक्वल एक्सटेंट से वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है, याद है ना? तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रेट को बढ़ाएगा, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का। तो पहले मान लो वो ऐसा था कि 2 इज इक्वल टू 2 थे, मान लो ऐसे, बस बहुत हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूं। कहने का मतलब 2 मॉलिक्यूल पर सेकंड फॉरवर्ड जा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पर सेकंड फिर से वापस बैकवर्ड में बन जा रहे हैं। बाद में जैसे ही कैटलिस्ट डालोगे तो 2 के बजाय ये 10 हो जाएगा और उधर वाला भी 10 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 10। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अफेक्ट नहीं हुआ, रेट दोनों ही बढ़ गए, मॉडरेटर डालने से रेट दोनों ही कम हो गए, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में कम या ज्यादा हुए हैं। समझ में आया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, catalyst does not affect equilibrium point. This is the most important line. Catalyst does not affect, catalyst does not affect the equilibrium point. आप रीजन कैसे लिखोगे? Because that increases the rate of forward and backward equally. Are you understood now? Because that increases the rate of forward as well as backward with equal amount या equal number of times, और ये हमने पहले ही आपको प्रूव करा दिया था, ध्यान है? नेक्स्ट लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहला, कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? आप बोलो ये सुनो, विल कंसंट्रेशन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू गाइस? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तो लिखो, ये कुछ ए नॉट था, e टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन, इसमें कहीं कंसंट्रेशन दिख रहा है? अरे बोलो यार, तो फिर कहां से अफेक्टेड होगा? इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन, नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड, नहीं अफेक्ट होगा इस टेम्परेचर से। यस सर, तो ये सिर्फ दो ही चीजों से अफेक्टेड होता है, पहला नेचर ऑफ रिएक्शन, इंडो है या एक्सो, और ये तो वेग सा पॉइंट है भाई, नेचर ऑफ रिएक्शन से क्या ही मतलब, वो तो जो दिया है वही रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोलो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? डिपेंड करेगा सर कि इंडोथर्मिक है या, एकदम ध्यान से सुना करो स्टेटमेंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो के डिक्रीज करेगा फॉर एक्सो, के इंक्रीज करेगा फॉर इंडो।
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? चलो, तो कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, बस यही ना, और तो कोई बात नहीं है ना इसमें, खत्म हो गया। अब क्या है? हाँ तो हो ही गया, वही नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब उसी में कवर हो गया, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अंडरस्टूड ना? चलो, तो अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग डालो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। करेक्ट। आ जाओ बच्चों, अब थोड़ा सा ना इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना। चलो अभी एकदम नोटबुक बंद कर दो सब, अब ध्यान से सुनोगे, अगले 10 मिनट एकदम ध्यान से सुनोगे, और उसके बाद अगले 20 मिनट सिर्फ नोट करोगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तो क्या समझाना चाहता हूँ, देखो अभी तक जितने चीजों को पढ़ा है ना, अब उनको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। अभी देखो हमारा डिस्कशन हो रहा था कि रेट कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, अब इनका आपस में क्या रिलेशन है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चों, जो रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनके बीच में तो हमने रिलेशन देख लिया कि kf/kb होता है सर, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड टू रेट कांस्टेंट बैकवर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? अब ऐसे अगर लिखा हो तो समझ नहीं आता इसका यूज क्या है जिंदगी के अंदर हमारे, या किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इसका क्या यूज है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ले जाके समझाऊंगा तो पता चलेगा कि नहीं, इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेडिक्ट करते हैं, वो है यील्ड ऑफ रिएक्शन। आप ये देखो, मैं चाहे प्रोडक्ट डाल के रिएक्शन स्टार्ट करवाऊं या रिएक्टेंट डाल करके, वो एट द एंड कहां पहुंचना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम पे। आपने देखा, समझ पड़ा है? याद करो, जब हम सिर्फ प्रोडक्ट डालते थे तो आरबी टॉप पे था, धीरे धीरे वो डिक्रीज करता था, ये इंक्रीज करता था, कहां पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पे पहुंच के शांत हो जाए, कोई टेंशन नहीं, अभी यहाँ पे पहुंच के शांत हो गए, है ना? ऐसे ही अगर मेरा बात हो जाए किसका, सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब ये था आरबी, ये था आरएफ, मान लो सिर्फ मैंने क्या किया, रिएक्टेंट ऐड कर दिया, तो भी ऐसे ही होगा सर। तो आप कहीं से स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, एक केमिकल रिएक्शन हमेशा कहां जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें लगता है कि ये कैसा है, डायनामिक इन नेचर है, बट चीजें अपेरेंटली रुक सी जाती हैं, हमें देखने में लगता है कि भाई कोई रिएक्शन, तो वो स्टेज पे कितना प्रोडक्ट बना और हमने कितना रिएक्टेंट लिया था, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा हमें रिएक्शन के एनालिसिस करने के लिए। बोलो, तो भाई जितने प्रोडक्ट बने होंगे वही ट्रू सेंस में हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब वो हटा दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इतने रिएक्टेंट लेने पे इतना प्रोडक्ट बन रहा है, तो यील्ड हम समझ सकते हैं कि किसी रिएक्शन की क्या। अंडरस्टूड ना? तो बेसिकली ये रेशियो का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, kf/kb का बहुत बड़ा इंपैक्ट है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे समझने के लिए। तो आज देखते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम इसको क्या लिख सकते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, as you guys know that, मैं अभी ना इसको सिर्फ गैस के फॉर्म में ही लिख रहा हूं, ये सारे के सारे गैस ना। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आप सभी समझते हो कि RF विल बिकम इक्वल टू RB। चलो यहां से देखते हैं, RF को क्या लिख सकता हूं मैं, KF इंटू A टू द पावर A, B टू द पावर B, KB C टू द पावर C, D टू द पावर। क्या ये kf/kb का रेशियो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कुछ सिग्निफिकेंट चीज हमें दे रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल, वो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का रेशियो दे रहा है। देखो ना, इजंट इट? प्रोडक्ट के एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो दे रहा है। लेकिन ये कब दे रहा है, हर समय नहीं, ओनली एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसीलिए कई लोग बोलते हैं ना
कंफ्यूजन से बचने के लिए आप ये लिख लो तो भी चलेगा कि KF/KB की वैल्यू, यही तो KC था, तो आप ऐसा लिख लो KC बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। K की वैल्यू क्या आप लिख लो, यही था ना बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने कैपिटल के लिख लिया। K की वैल्यू को क्या लिख लो आप, C इक्विलिब्रियम D इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, A इक्विलिब्रियम B इक्विलिब्रियम। तो रेशियो ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उनका पावर किसके साथ, टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का रेशियो देता है। कब, इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे जाके अपरेंटली रिएक्शन रुका हुआ सा रहता है, उसके आगे प्रोसीड ही नहीं करता, प्रोसीड तो करता है बट इक्वल अमाउंट में। समझ गए ना बात, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है। आगे बात समझ में। अच्छा, जब हम इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये K को ही हम KC बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा भाई, कोई जरूरी थोड़ी ना कि रेट को मैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में ही लिखूं, हो सकता है मैं प्रेशर के फॉर्म में लिख लूं तो, अरे बोलो ना, प्रेशर के फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं रेट को गैसेस के लिए। और तीसरा, कितने लोग कह रहे हैं भाई कंसंट्रेशन क्यों, हो सकता है मैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लूं तो आप कैसे भी लिख सकते हो। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम के फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें ये तीन तरह की चीजों को डिफाइन किया जाता है। कौन कौन सा, KC, KP एंड KX। KC को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसंट्रेशन in terms of the active mass in terms of concentration, representation of active mass in terms of pressure, representation of active mass। तो इनको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा KC is equal to, क्या लिखोगे, यही चीज, या ऐसा C to the power C D to the power D whole divided by A to the power A into B to the power B। अच्छा, फिर KP में, तो KP में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। KX जब आ रहा होगा तो क्या बोलेंगे, KX के जगह पे मोल फ्रैक्शन वाली चीज हो गई, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ C टू द पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D टू द पावर D, मोल फ्रैक्शन ऑफ A टू द पावर A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B टू द पावर B। ये है तीनों का अपना रिप्रेजेंटेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। समझ आ रहा है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सभी के सभी कब लिख सकते हैं, हाँ जी, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। पता है क्यों, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इफ अ रिएक्शन A plus B changing into C plus D, if it is started with 1 mole each, then the equilibrium constant is, say for example 100. Now if at the same temperature the reaction is started with 100 mole of this, now new equilibrium constant will be, तो आंसर है वो भी वही रहेगा सर। क्यों चेंज होगा, कंसंट्रेशन से थोड़ी ना चेंज होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे होता है क्या, तो ये इल्यूजन होता है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये कंसंट्रेशन के फॉर्म में, अगर आप 1 लिए हो तो सर कुछ और आएगा, 100 लिए हो तो कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये होता ही नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है KF/KB। यहां से देखोगे तब कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो बोलोगे सर फिर ये, तो ये तभी होता है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो चुका हो, और अगर आप रिएक्शन को 1 मोल से ले रहे हो
तो जब नया इक्विलिब्रियम आएगा, और जब 100 से ले रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम आएगा उनके केस में ये रेशियो कांस्टेंट ही होगा, कभी बदलेगा ही नहीं। तो आपको यहां से उल्टा जाके नहीं सोचना है, आपको यहां से सोचना है कि ये तो फिक्स है सर, ये तो हमें पहले से ही मालूम है कि ये ऐसा होता है। हाँ, बदलना होगा तो इनको बदलना पड़ेगा, ये वैल्यू नहीं बदलने वाली है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज सेम, क्योंकि के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब भाई नोट कर लो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लिख लेना ये एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां से स्टार्ट करना, राइट? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हाट कैन वी राइट? RF इज इक्वल टू RB, सो वी हैव गॉट दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को मैंने क्या लिखा है? सिमिलरली KC KP KX क्या है? यहां पे क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट when active mass is represented in terms of concentration, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना मोलैरिटी। मोलैरिटी Kp का मतलब क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट when active mass is represented in terms of pressure, बल्कि पार्शियल प्रेशर। गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of mole fraction। Equilibrium constant in terms of mole fraction। तो आपके लिए बच्चों में एक HW दे देता हूं। प्रूव दैट, सही होता है ना जी स्पेलिंग है कि PRO। प्रूव दैट, स्पेलिंग करेक्ट है? प्रूव दैट KP is equal to KC R into T to the power delta NG and KP is equal to KX into total pressure to the power delta NG। ये प्रूव करके लेके आओगे। ये आता है ना क्वेश्चन, KP KC में रिलेशन बताओ, KP KX में रिलेशन बताओ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थियरी बच्चों कंप्लीट हो गई। अगले क्लास से हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? सो डन। Recording stopped. कर दूंगा।